गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। समय मीणा जी गुड इवनिंग, हैरी रावत जी गुड इवनिंग, रोहित नागर राधे राधे, पूजा भगत गुड इवनिंग, हरीश मीणा गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाएं फटाफट से, अपने मित्रों को भी ऑनलाइन जोड़ लें ताकि हम आज का क्वेश्चन सेशन जल्द से जल्द शुरू कर पाएं। गुड इवनिंग हरिमोहन शर्मा गुड इवनिंग, दीपक सिंह गुड इवनिंग, दिनेश सिंह गुड इवनिंग, देवेंद्र भारद्वाज गुड इवनिंग, पवन धाकड़ गुड इवनिंग, दमनप्रीत सिंह गुड इवनिंग, महेंद्र राजपूत गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, काफी तेज तेज कमेंट्स आ रहे हैं। अंकित शर्मा गुड इवनिंग, खुशबू शर्मा गुड इवनिंग, भागराज चौधरी गुड इवनिंग, लालचंद गुड इवनिंग। तो सभी आ गए हों तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सेशन। हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर विशेष तौर पर हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ईशू शर्मा हमारा भी हेलो, आपको भी हेलो गुड इवनिंग। अनिल मालावत गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन is essential for preventing retinopathy of prematurity in the preterm newborn। सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। अब कृपया क्वेश्चंस पर ध्यान दें और अपने जो भी संभावित आंसर हैं वो लिखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इन द प्रीटर्म न्यूबॉर्न। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्री टर्म न्यूबॉर्न के अंदर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, एक प्री टर्म न्यूबॉर्न के अंदर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर द बिलिरुबिन लेवल, तीसरा ऑप्शन है चेक द हीमोग्लोबिन लेवल और चौथा ऑप्शन है चेक द प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना जरूरी है कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी का मतलब क्या है। काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। दमनप्रीत सिंह का जवाब है ए आंसर होना चाहिए, अर्चिता दास का जवाब है ए होना चाहिए, अंकित गुप्ता ए आंसर दे रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया आंसर दिए हैं सभी ने। तो जिनको भी जवाब पता है बहुत बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर जो है वो ए ही है हमारा, मॉनिटर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल। अब जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि ए आंसर क्यों दिया गया, तो हम जनरली रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी क्या होता है उसका डिस्कशन करते हैं। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो होता है वह विशेष तौर पर प्री टर्म बच्चों के अंदर और एलबीडब्ल्यू बच्चों के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब प्री टर्म और एलबीडब्ल्यू क्या है सभी जानते हैं। प्री टर्म जो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले जन्म ले लिया है, और एलबीडब्ल्यू बच्चा वो लो बर्थ वेट जिसका वजन जन्म के समय पर 2.5 किलो से कम है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी से क्या मतलब है। इन बच्चों के अंदर जो रेटाइना वाला हिस्सा है, रेटाइना के अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ जो है, ध्यान दें, रेटाइना के अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ जो है वह कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ध्यान दें कि रेटाइना में ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कब होती है, तो वह रेटाइना में ब्लड वेसल्स की ग्रोथ गेस्टेशनल पीरियड से शुरू होती है और यह एट द टाइम ऑफ टर्म, मतलब डिलीवरी के आखिरी, प्रेगनेंसी के आखिरी के समय में जाकर यह कंप्लीटली फुल्ली ग्रोथ या फुल्ली मैच्योर ग्रोथ रेटाइना के अंदर ब्लड वेसल्स की हो पाती है। लेकिन अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो गया या बहुत ही कमजोर पैदा हुआ तो उसकी रेटाइना के अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पाती है। इसका मतलब उसमें ब्लड वेसल्स कैसी रह जाएंगी,
इमैच्योर ब्लड वेसल्स रह जाने वाली हैं। अब बात आती है कि क्या अगर किसी बच्चे में प्री टर्म समय में रेटाइना में ब्लड वेसल्स इमैच्योर रह गई तो क्या वो कभी आगे चलकर सही से ग्रोथ नहीं करेंगी? क्या उनमें कंप्लीट ग्रोथ पैदा होने के बाद नहीं दिखेगी? तो बिल्कुल दिखने वाली है। अगर प्री टर्म बच्चा इमैच्योर ब्लड वेसल्स के साथ में भी पैदा हुआ है तो पैदा होने के बाद कुछ दिनों के अंदर उसमें ब्लड वेसल्स की ग्रोथ नॉर्मली हो जाती है। लेकिन अगर प्री टर्म बच्चा या एलबीडब्ल्यू बच्चा पैदा हो जाने के बाद इमीडिएट डिलीवरी के बाद में उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। ध्यान दें, ऑक्सीजन थेरेपी यह भी एक प्रकार की मेडिकेशंस के तौर पर ही काम करती है। तो जनरली अगर उसे डिलीवरी के बाद में, जो कि प्री टर्म एलबीडब्ल्यू बच्चा है, उसे ऑक्सीजन थेरेपी ज्यादा कंसंट्रेशन में दी जाए तो यह हाई ऑक्सीजन सप्लाई जब उसकी रेटाइना के अंदर ब्लड वेसल्स में जाएंगी, क्या रेटाइना में ब्लड वेसल्स हैं या नहीं हैं? तो जवाब होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स तो हैं, लेकिन कैसी हैं? इमैच्योर हैं। और जब उन इमैच्योर ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन फ्लो करती है तो उन वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है और वह जो इमैच्योर से मैच्योर की तरफ ग्रोथ करने वाली थी वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब एक्सेसिव कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देने से वह इमैच्योर ब्लड वेसल्स रेटाइना में पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, मतलब उनकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। अब आती है बात कि अगर हमने मान लिया जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक बच्चे को आईसीयू में भर्ती रखा था उसके एलबीडब्ल्यू या प्री टर्म की वजह से, और अगर उसके बाद में उससे ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि जब आपने हाई ऑक्सीजन दी थी तो इन इमैच्योर ब्लड वेसल्स में क्या हो गया था? उनके अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था और उनकी ग्रोथ स्टॉप हो गई थी। अब बात करते हैं, जैसे ही 15-20 दिन हो गए, हमने ऑक्सीजन सप्लाई देना बंद कर दिया, तो अब उन रेटाइना की इमैच्योर ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्लो कर रहा है वो पहले जितना हाई कर रहा है कि कम हो गया? जैसे ही वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का फ्लो कम होगा, वहां पर उन इमैच्योर ब्लड वेसल्स में एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, मतलब अचानक से बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो ग्रोथ रेटाइना की दीवार तक ही लिमिटेड न रहकर हो सकता है विट्रस ह्यूमर के अंदर ग्रोथ करने लग जाए और रेटाइनल डिटैचमेंट तक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। इसका मतलब एक्सेसिव मात्रा में ऑक्सीजन देने से उस रेटाइना की ब्लड वेसल्स के अंदर इमैच्योरिटी रह जाना और उसके बाद एक्सेसिव वेसल्स का प्रोलिफरेशन हो जाना, जिससे कि फाइब्रोसिस तक डेवलप हो सकता है। उस कंडीशन को हम रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी बोलते हैं और इसी कंडीशन को हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दें, इसी कंडीशन को हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही सेम कंडीशन है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कहें या उसे हम रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहें। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक प्री टर्म बच्चे के अंदर रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहां पर सही जवाब होगा मॉनिटर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल, ताकि बच्चे को जरूरत के हिसाब से लिमिटेड मात्रा में ही ऑक्सीजन दी जाए, उसे एक्सेसिव मात्रा में हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन नहीं दी जाए, वरना उसमें रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी होने की संभावना होती है, जिसे हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अदर ऑप्शंस हैं, मॉनिटर द बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल हम उस बच्चे में मॉनिटर करते हैं जिसमें जॉन्डिस की संभावनाएं लगती हैं या येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने की आवश्यकता नहीं है। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, यह बीमारी जनरली आंख की नहीं है, यह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से रेटाइना के अंदर दिक्कत है, किसी नर्व में दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां पर हमें बेस्ट आंसर जो है वो हमारा होने वाला है ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें और जवाब देने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following statements by the mother of a neonate diagnosed with bronchopulmonary dysplasia indicates effective teaching? ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमने डिस्कस, क्वेश्चन में लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द मदर ऑफ ए नियोनेट, मतलब हमने एक नियोनेट की मदर को टीचिंग दे रहे हैं
उसे हमने समझाया है कि उसका बच्चा डायग्नोस हुआ है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया नाम की कंडीशन के साथ। इस बीमारी के बारे में डायग्नोस किया गया है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर मदर देती है तो हमें यह पता लगता है कि यह सही टीचिंग है, मदर इस बीमारी के बारे में समझ चुकी है। यह कौन से स्टेटमेंट से हमें पता लगता है? अब आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया इज एन एक्यूट डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। जनरली क्वेश्चंस को क्लियरली समझ लें कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हुआ है, अगर मदर को यह बीमारी हमने समझाई और समझ में आ गई तो उसका कौन सा सेंटेंस सही है कि हाँ वो अच्छी तरह समझ गई है? तो यहां पर पहला ऑप्शन है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया इज एन एक्यूट डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। दूसरा है माय बेबी मे रिक्वायर परमानेंट असिस्टेड वेंटिलेशन। तीसरा है ब्रोंकोडाइलेटर्स कैन क्योर माय बेबीज कंडीशन। और चौथा है माय बेबी मे हैव सीजर्स लेटर ऑन इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। पहला ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे की कंडीशन बहुत एक्यूट है, अचानक से हो चुकी है और इसे एंटीबायोटिक देकर ठीक किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि माय बेबी में रिक्वायर परमानेंट असिस्टेड वेंटिलेशन। मदर ये कहती है कि अगर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो गया है तो बच्चे को परमानेंट वेंटिलेशन में सपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयां देकर ठीक किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे को आगे आने वाले समय में सीजर्स भी आ सकते हैं। तो यहां पुरुषोत्तम कौशिक जी का जवाब है कि सी ऑप्शन होना चाहिए। अनिल मालावत जी बी बता रहे हैं, जीवी जूलिया जी बी बता रहे हैं, देवेंद्र भारद्वाज बी बता रहे हैं, कुछ का डी भी जवाब है, अमृता सैनी सी जवाब दे रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया होता क्या है। क्लियर? आप अपने आंसर सोच के रखें। पहले एक ब्रीफ डिस्कशन हम करते हैं कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया होता क्या है। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया यह भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्री टर्म बच्चों में और एलबीडब्ल्यू बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। पहले कंडीशन को समझें, आप जवाब आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि बीपीडी के बारे में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया प्री टर्म और एलबीडब्ल्यू बच्चों में देखा जाता है जब इन बच्चों में वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन और साथ ही साथ मैकेनिकल वेंटिलेटर की जब जरूरत पड़ती है तो उसमें प्रोलोंग्ड समय तक मैकेनिकल वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सप्लाई इस्तेमाल करने की वजह से कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, एक प्री टर्म बच्चा है, इसके लंग्स जो होते हैं वो भी फुल्ली मैच्योर नहीं है। मतलब एक प्री टर्म बच्चे में लंग्स जो हैं इमैच्योर हैं, अंदर एल्वियोलाइज के बीच में सेप्टम, ये सभी इमैच्योर हैं। अब अगर उस बच्चे को आपने मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लिया, मतलब वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया, तो वेंटिलेटर जब फोर्सफुली उसके लंग्स में एयर सप्लाई करेगा तो ऐसे केस में जो इमैच्योर एल्वियोलाइज हैं, लंग्स के अंदर जो इमैच्योर एल्वियोलाइज हैं, उनके अंदर स्टिमुलेशन मिलने की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ एल्वियोलाई में परमानेंट डैमेज भी देखने को मिलता है। ध्यान दे, कंडीशन क्या है, बच्चा प्रीटर्म था, लंग्स इमैच्योर थे, एल्वियोलाई भी इमैच्योर थी और मैकेनिकल वेंटिलेटर से फोर्सफुली उसे अगर ब्रीदिंग दिया गया तो वो धक्का अगर हम लगाते हैं तो वह लंग्स की एल्वियोलाई में जाकर डैमेज पैदा करता है, इन्फ्लामेशन पैदा करता है। और उस इन्फ्लामेशन पैदा करने की वजह से उस बच्चे को जब वेंटिलेटर हटा देते हैं उसके बाद भी वो एल्वियोलाइज अगर डैमेज्ड हो गई हैं तो वह बच्चे में प्रॉपर ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजनेशन की जो प्रक्रिया है उन एल्वियोलाई के डैमेज हो जाने की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। सिंपल मीनिंग, प्रीटर्म बच्चा था, लंग्स इमैच्योर थे, एल्वियोलाइज भी इमैच्योर थी, वेंटिलेटर से फोर्सफुल वेंटिलेशन दिया तो एल्वियोलाई डैमेज हो गए और एल्वियोलाई डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाने वाली है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया।
अब यह एक प्रकार की क्रॉनिक कंडीशन थी, कोई एक दिन वेंटिलेटर चला देने से यह प्रॉब्लम पैदा नहीं होने वाली है, यह एक क्रॉनिक कंडीशन है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि बीपीडी इज एन एक्यूट डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। यहां हमने किसी इंफेक्शन का जिक्र तो किया ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक से इलाज हो जाएगा या फिर ये एक्यूट डिजीज है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, माय बेबी मे रिक्वायर्ड परमानेंट असिस्टेड वेंटिलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। करेक्ट जवाब इसलिए है क्योंकि मदर को यह समझ में आ गया है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर इस्तेमाल करने से बच्चे के लंग्स में एल्वेओलाइज, सेप्टम ऑफ द एल्वेओलाइज डैमेज हो चुके हैं और इस बच्चे को हो सकता है आगे आने वाले समय में लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मदर का करेक्ट है, जो कि एक इफेक्टिव टीचिंग को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन लिखा गया है ब्रोंकोडाइलेटर्स कैन क्योर माय बेबीज कंडीशन। क्या उस डैमेजिंग कंडीशन को केवल ब्रोंकोडाइलेटर देने से क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रोंकोडाइलेटर देने से हम कुछ समय के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और चौथा दिया गया है माय बेबी मे हैव सीजर्स। सीजर्स का होना एक प्रकार से इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। मतलब अगर ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो चुकी है, आईसीपी का लेवल बढ़ गया है, उन कंडीशंस में सीजर्स देखने को मिलते हैं। यहां ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया के अंदर सीजर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है बी, कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया में परमानेंट असिस्टेड वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए थे, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े। असेसमेंट ऑफ ए 2 डे ओल्ड नियोनेट। ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछा गया है असेसमेंट ऑफ ए 2 डे ओल्ड नियोनेट डिलीवर्ड एट 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पर डिलीवरी हुई है, 2 दिन हो चुके हैं। उसमें सिम्टम क्या दिख रहे हैं? रिवील्स एब्सेंट एपिकल पल्स लेफ्ट ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन। मतलब लेफ्ट के मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर उसके लेफ्ट साइड में एपिकल पल्स हमें फील नहीं हो पा रही है। साइनोसिस देखने को मिल रहा है, ग्रंटिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी सुनाई दे रहा है और डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, लंग्स के ऊपर स्टेथ रख के सुनने से ब्रेथ साउंड कम सुनाई दे रहे हैं। द नर्स शुड फर्स्ट। अब मैं एक सामान्य लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पर डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के बाद में बच्चे में साइनोसिस दिखाई दे रहा है, ग्रंटिंग दिखाई दे रहा है। उसके मिड क्लेविकुलर लाइन के लेफ्ट में जब हम एपिकल पल्स सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पल्स हमें प्रॉपरली वहां सुनाई नहीं दे रही है और साथ ही साथ बच्चे में जो ओवरऑल ब्रीदिंग साउंड है वो भी कम हो गए हैं। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कंसल्ट विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑब्टेन ए चेस्ट एक्सरे। दूसरा है reposition the neonate and then assess if the grunting and cyanosis resolve। तीसरा है begin oxygen administration at 6 to 8 liter via mask। और चौथा ऑप्शन है obtain a complete blood count to determine infection। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 34 वीक पर डिलीवरी हुई थी, साथ ही साथ में 2 दिन हो चुके हैं डिलीवरी के बाद और प्रेजेंटिंग सिम्टम बता दिए कि साइनोसिस है, ग्रंटिंग है, ब्रेथ साउंड कम हो गए हैं और साथ ही साथ मिड क्लेविकुलर लाइन के लेफ्ट में एपिकल पल्स सुनने को नहीं मिल रही है। तो वहां पर नर्स पहले क्या करेगी? बहुत बढ़िया, काफी तेजी से आंसर्स आ रहे हैं। रोहित नागर जी का जवाब है सी, शुभम शर्मा का जवाब है सी, ज्योति कंवर सी आंसर दे रहे हैं, अनिल नामा बी जवाब दे रहे हैं, देवेंद्र भारद्वाज भी बी जवाब दे रहे हैं, विकास जी भी बी जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी सारे जवाब लोगों ने दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं और यह भी आपको इंफॉर्म कर दूं कि लगभग 99.9% नालायकों का जवाब बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ए। द करेक्ट आंसर इज ए, कंसल्ट
with the healthcare provider to obtain a chest x-ray? समता मेहरा जी ए जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी सब लोगों का जवाब गलत था। अब गलत क्यों था उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में जो प्रेजेंटिंग सिम्टम दिए गए हैं कि साइनोसिस होना, ग्रंटिंग होना, मिड क्लेविकुलर लाइन के लेफ्ट में एपिकल पल्स फील नहीं हो पाना, ये सभी प्रेजेंटिंग सिम्टम इंडिकेट करते हैं कौन सी कंडीशन को? इट इंडिकेट्स द न्यूमोथोरैक्स। किसको इंडिकेट करते हैं? ये सभी के सभी सिम्टम न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करते हैं। अब न्यूमोथोरैक्स होता क्या है वो समझें। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कि लंग्स के चारों तरफ जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, उन दोनों के बीच में अगर एयर इकट्ठा हो जाती है, अगर उसके बीच में हवा भर जाती है, तो उसे हम न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अब न्यूमोथोरैक्स तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स हो जाने पर सिम्टम क्या आते हैं। जब प्लूरल मेम्ब्रेन पर, यहां पर हम एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि न्यूमोथोरैक्स होता क्या है। अगर मान लिया जाए कि ये लंग्स की स्ट्रक्चर है और उनके चारों तरफ ये दो लेयर हैं आपकी, और इन दोनों एयर लेयर के बीच में अगर यहां पर एयर इकट्ठा हो जाती है, तो इस एयर के इकट्ठा हो जाने को हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, जब यहां हवा इकट्ठा होने लगेगी तो क्या धीरे धीरे ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इस लंग्स के ऊपर कंप्रेशन, उसके ऊपर दबाव क्रिएट करेगी या नहीं करेगी? तो बिल्कुल करने वाली है। जब ये यहां पर लंग्स के ऊपर दबाव क्रिएट करेगी तो ये लंग्स जो है इस इंट्राथोरेसिक ऑर्गन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, उधर धकेल देते हैं। जब ये ऑर्गन पर दबाव पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो यहां पर बीच में हार्ट की जो लोकेशन है वो थोड़ी उधर दब जाएगी, और हार्ट की लोकेशन थोड़ा डिस्प्लेस हो जाने की वजह से हमें लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में वहां पर एपिकल पल्स महसूस नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब एपिकल पल्स वहां महसूस क्यों नहीं हुई? क्योंकि एयर एक्यूमुलेशन की वजह से लंग्स पर दबाव पड़ा और उन्होंने ऑर्गन को डिस्प्लेस कर दिया, उधर धक्का लगाकर खिसका दिया है। अब साथ ही साथ इन लंग्स पर दबाव पड़ेगा तो क्या यहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया ठीक से हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाने वाली है। इसलिए साइनोसिस, ग्रंटिंग और इसके कंप्रेशन की वजह से एयर का मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और एयर का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने की वजह से उस पेशेंट के अंदर हमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड भी देखने को मिलता है। तो यहां पर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड भी था, यहां मिड क्लेविकुलर लाइन से एपिकल पल्स भी दूर चली गई थी, मतलब वहां महसूस नहीं हो पा रही थी। साइनोसिस है, इसके अलावा ग्रंटिंग साउंड है। ये सारे ही प्रेजेंटिंग सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट जो है वह न्यूमोथोरैक्स बीमारी से अफेक्टेड है। अब न्यूमोथोरैक्स कैसे डायग्नोस करते हैं? अब न्यूमोथोरैक्स डायग्नोस करने का एक सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका होता है बाय ऑब्टेनिंग द चेस्ट एक्सरे। क्लियर? इसलिए हमें इन सिम्टम को देखते हुए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना है कि उस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाया जाना चाहिए। अब अदर ऑप्शंस क्यों सही नहीं है वो समझें। दूसरा ये दिया गया है कि रीपोजिशन द नियोनेट एंड देन असेस इफ द ग्रंटिंग एंड साइनोसिस रिजॉल्व। अगर आपको 4-5 बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे दिए गए हैं कि वह न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या न्यूमोथोरैक्स में रीपोजिशनिंग करना सहायक होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। पोजीशन आप चेंज भी करेंगे तब भी वो एक्यूमुलेशन ऑफ एयर लगातार लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता रहेगा, इसलिए रीपोजिशनिंग इफेक्टिव नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो कि लगभग मैक्सिमम लोगों का जवाब यही था कि बिगिन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एट 6 to 8 लीटर वाया मास्क। अब यह भी समझना होगा कि अगर प्लूरा के अंदर एयर इकट्ठा हो जाने से अगर लंग्स पर दबाव पड़ रहा है, लंग्स कोलैप्स होते जा रहे हैं, तो क्या वहां पर हमारा ऑक्सीजन थेरेपी देना कारगर साबित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। और चौथा ऑप्शन दिया है obtain a complete blood count to determine infection, कि सीबीसी करवा देना चाहिए इन्फेक्शन को देखने के लिए। इन्फेक्शन के कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां पर क्लियरली इंडिकेशन हमें न्यूमोथोरैक्स का दिखाई दे रहा है, इसलिए बेस्ट आंसर जो होगा वो ए होने वाला है। क्लियर? और जनरली यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि न्यूमोथोरैक्स होने का एक रीजन यहां पर यह भी है कि बच्चा जो है वो डिलीवर हुआ है 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर।
इस बात पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर डिलीवर हुआ है, इसका मतलब प्री टर्म बच्चा है, और प्री टर्म बच्चे में एल्वियोलाई जो होती हैं वो इमेच्योर होती हैं। तो ऐसे केस में ब्रीदिंग के दौरान टर्मिनल एल्वियोलाई जो हैं उनमें डैमेज की वजह से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और ये प्रेजेंटिंग सिम्टम भी सारे इंडिकेट करते हैं। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है ए, कि चेस्ट एक्सरे करवाकर हमें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन और उसकी गंभीरता को डायग्नोस कर लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ए मेल नियोनेट बोर्न एट 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन is admitted to the neonatal intensive care nursery with a diagnosis of probable fetal alcohol syndrome। मतलब एक बच्चा है जो कि 36 वीक पर डिलीवर हुआ है और उसके बाद में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से डायग्नोस हुआ है। The mother visits the nursery soon after the neonate is admitted. Which of the following instructions should the nurse expect to include when developing the teaching plan for the mother about fetal alcohol syndrome? मतलब सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहां पर 2-3 लाइनें जो दी गई हैं उन पर ध्यान देना है। पहली लाइन तो ये है कि डिलीवरी कब हुई है, 36 वीक पर। बच्चे की डायग्नोसिस क्या है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो चुका है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हुआ है, और हमें क्या करना है, मदर को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि टीचिंग प्लान के दौरान तो कौन सा स्टेटमेंट हमें देना है या कौन सा इंस्ट्रक्शन टीचिंग प्लान में इंक्लूड करना है जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के लिए सही साबित होता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से वो ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के लिए सही साबित होता है। अब यहां पर 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। सबसे पहला ऑप्शन है withdrawal symptoms usually do not occur until 7 days postpartum। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है large for gestational age size is common with this condition। तीसरा ऑप्शन है facial deformities associated with the fetal alcohol syndrome can be corrected by the plastic surgery। और चौथा ऑप्शन है सिम्टम ऑफ विड्रॉल इंक्लूड ट्रेमर्स, स्लीपलेसनेस एंड सीजर्स। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का बच्चा है और हमें मदर को समझाना है कि आपके बच्चे की कंडीशन क्या है, तो आप इसमें से कौन सी बात उसे समझाने वाले हैं। क्लियर। काफी सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। अनिल बालावत जी का जवाब है डी, भरत कुमार जी का जवाब है डी, लगभग सभी बालकों के जवाब डी आ रहे हैं, कुछ सी वाले भी हैं। प्रीति जी का जवाब है सी, पूजा शर्मा, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है डी। अब बात करते हैं कि सही जवाब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में विड्रॉल सिम्टम्स यूजुअली डू नॉट अकर अंटिल 7 डेज पोस्टपार्टम, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है। अब बिल्कुल ही गलत जवाब क्यों है, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम जो हैं वो डिलीवरी होने के तुरंत बाद आने वाले हैं, वह 7 दिन के बाद नहीं आते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज साइज इज कॉमन विद दिस कंडीशन। अब सभी को पता होना चाहिए कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज जो कंडीशन होती है यह डायबिटिक मदर के बच्चों में देखने को मिलती है, अल्कोहलिक मदर के बच्चे में देखने को नहीं मिलती। इसमें तो ग्रोथ उल्टा कम हो सकती है, ग्रोथ ज्यादा नहीं होने वाली है। तो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बिल्कुल गलत जवाब है, यह फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। तो फिर सोचना यह होगा कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चे में सिम्टम क्या दिखाई देते हैं। तो उसमें सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं फेशियल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, मतलब उसका अपर लिप बहुत पतला होगा, थिन अपर लिप, शॉर्ट अपटर्न्ड नोज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें शॉर्ट पाल्पेब्रल फिशर देखने को मिलेंगे, हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम देखने को मिलेगा। ऐसी कई सारी फेशियल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी उस बच्चे में देखने को मिलती हैं। अब यहां पर हमारा तीसरा ऑप्शन लिखा गया है कि फेशियल डिफॉर्मिटीज associated with fetal alcohol syndrome can be corrected by plastic surgery। अब यहां ध्यान होना चाहिए कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में फेशियल एबनॉर्मलिटी कौन सी होती हैं। अब यहां तीसरा ऑप्शन देखते ही काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अभिषेक जायसवाल जी का जवाब है सी,
विष्णु कुमार मीणा जी का भी जवाब है सी। तो नालायकों, ये जवाब सही नहीं है, तो आप इसको जवाब को देखते ही धमाधम से आंसर सी ना दें। यहां पर तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि फेशियल डिफॉर्मिटी जो है उन्हें प्लास्टिक सर्जरी से सही कर सकते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में फेशियल डिफॉर्मिटीज होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तो होती है शॉर्ट पाल्पेब्रल फिशर, मतलब आईज थोड़ी बंद प्रतीत होना, आईज के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम होना। इसके अलावा शॉर्ट अपटर्न नोज, नाक थोड़ा छोटा थोड़ा मुड़ा हुआ होना, अपर लिप बहुत पतला होना, ये सारी डिफॉर्मिटीज जो हैं वह फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चे में दिखाई देती हैं। और इन एबनॉर्मलिटीज को हम प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक नहीं कर सकते हैं कि आंख का स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल बना है, नाक बहुत छोटी और मुड़ी हुई बनी है, अपर लिप जो है बहुत पतला बना है। तो ऐसी कंडीशन में इन फेशियल डिफॉर्मिटीज को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर पाना संभव नहीं है। तो अगर तीन ऑप्शन गलत हैं तो सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब है डी। द सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल इंक्लूड ट्रेमर, स्लीपलेसनेस एंड सीजर। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चे को पूरे 9 महीने तक लगातार मदर से अल्कोहल प्राप्त हुआ था और डिलीवरी के बाद जैसे ही हमने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया तो वहां पर सप्लाई ऑफ अल्कोहल बंद हो गया है, जिस वजह से बच्चा अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम शो करता है। बच्चा बहुत इरिटेबल रहेगा, बहुत ज्यादा क्राई करने लग जाएगा, उसमें ट्रेमर्स आ सकते हैं, उसमें सीजर्स आने की संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबल होने की वजह से उसमें नींद भी नहीं आएगी, तो स्लीपलेसनेस देखने को मिल सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर था कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले बच्चे में हमें विड्रॉल सिम्टम के तौर पर यह देखने को मिलेगा और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन लिखा गया है, while caring for a neonate of a diabetic mother soon after delivery। एक एक बात को दिमाग में रखते जाना है, ध्यान दें। सबसे पहली बात लिखी गई है कि डायबिटिक मदर है। soon after delivery the nurse has fed the newborn formula to prevent hypoglycemia। अब बात आती है कि न्यूबॉर्न को फॉर्मूला फीड दिया गया है हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। अब हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए उसे फॉर्मूला फीड दिया गया है, द नर्स चेक द नियोनेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इट इज 60 mg पर DL। तो यहां पर पहली बात तो यह है कि नर्स को पता है कि डायबिटिक मदर का बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, इसलिए उसने पहले ही बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग देना शुरू कर दिया है और फॉर्मूला फीडिंग देने के बाद में उसका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जो कि हमें 60 mg पर DL प्राप्त हो रहा है। बट द नियोनेट कंटिन्यूज टू एग्जिबिट जिटरीनेस एंड ट्रेमर्स। इसके बावजूद भी शुगर लेवल इतना है, उसके बावजूद भी बच्चे के अंदर जिटरीनेस और ट्रेमर्स दिखाई दे रहे हैं, बच्चा बहुत इरिटेबल, इस प्रकार के हाथों में ट्रेमर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद में नर्स फर्स्ट क्या करने वाली है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल देता हूं, ध्यान से समझें। एक डायबिटिक मदर का बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसे फॉर्मूला फीडिंग दे दिया गया है ताकि उसे हाइपोग्लाइसीमिया न हो, और उसके बाद में हमने ब्लड शुगर लेवल चेक किया है जो कि 60 आ रहा है, और शुगर लेवल चेक करने के बाद भी बच्चे में ट्रेमर्स आ ही रहे हैं। तो ऐसे केस में नर्स क्या करेगी? तो यहां पर ऑप्शंस देखें तो यहां 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। पहला, inform the physician of the neonate's glucose level and tremors and request an order for blood calcium level। कि फिजिशियन को शुगर लेवल बताना है और कैल्शियम लेवल चेक करवाना है। दूसरा, एडमिनिस्टर ग्लूकोज इंट्राविनसली बेस्ड ऑन द इन्फेंट ग्लूकोज लेवल। IV ग्लूकोज देना है ग्लूकोज लेवल के हिसाब से। टेक द नियोनेट्स टेम्परेचर एंड प्लेस हिम इन द रेडिएंट वार्मर। बच्चे का टेम्परेचर चेक करें और उसे रेडिएंट वार्मर में लिटाना है। और चौथा ऑप्शन है रीफीड द इन्फेंट टू कंटिन्यू टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब दोबारा से और फॉर्मूला फीड देना है बच्चे के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? बच्चा डायबिटिक मदर का है, खाना खिला दिया है, शुगर 60 आ रहा है, फिर भी ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो नर्स क्या करेगी? क्लियर? यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है? पीयूष शर्मा जी का ए जवाब है, शुभम शर्मा जी भी ए जवाब है,
रानी सोनी जी का भी ए जवाब है, गोपाल चतुर्वेदी जी ए, बहुत बढ़िया, सभी का लगभग लगभग जवाब ए आ रहा है। एक नालायक है बीच में जिसने बी जवाब दिया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है, जैसा कि सब जानते हैं, सही जवाब आपका है दैट इज ए, इन्फॉर्म द फिजिशियन ऑफ द नियोनेट्स ग्लूकोज लेवल। नियोनेट के ग्लूकोज लेवल को फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। कितना है? 60 mg पर DL। क्या ये डायबिटिक मदर का जो बच्चा पैदा हुआ है न्यूबॉर्न, उसके लिए सही है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का नॉर्मल शुगर लेवल मानते हैं 40 to 60 mg पर DL, और अगर वो 40 mg पर DL से कम है तब उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया मानते हैं। तो ग्लूकोज लेवल 60 mg पर DL बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बारे में हमें फिजिशियन को बता देना है। और फिर भी अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं तो उसे हमें रिक्वेस्ट करनी है फिजिशियन को कि बच्चे का ब्लड कैल्शियम लेवल भी चेक करवाया जाए। ध्यान दें, क्या डायबिटिक मदर के बच्चे में केवल हाइपोग्लाइसीमिया ही मेन सिम्टम है? क्या उसमें हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है? तो जवाब होना चाहिए कि सर बिल्कुल उसमें हाइपोकैल्सीमिया के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक डायबिटिक मदर का बच्चा जब गेस्टेशनल पीरियड में पल रहा होता है, जब यूट्रस में पल रहा होता है, उस समय उसकी पैराथायरॉयड ग्रंथियां पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। ध्यान दें, जब बच्चा यूट्रस में था उस समय उसकी पैराथायरॉयड ग्रंथियां फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाई थी, और फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाई और ऐसा बच्चा डिलीवर हो गया। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या था? पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करना, और वह हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। डायबिटिक मदर के बच्चे में पैराथायरॉयड ग्रंथि इमेच्योर होने की वजह से पीटीएच का सिक्रीशन कैसा होता है? कम होता है, और पीटीएच का सिक्रीशन कम होने की वजह से उसमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। तो हमें यह पता रखना है कि ग्लूकोज लेवल तो फिजिशियन को बता देना है, और उसका ब्लड कैल्शियम लेवल की भी जांच करनी है, क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि इस बच्चे के अंदर, डायबिटिक मदर के बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया भी एक मेजर समस्या हो सकती है। अदर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? दूसरा ऑप्शन लिखा गया है एडमिनिस्टर ग्लूकोज आईवी। तो ये तो सीधा ही गलत हो जाता है कि अगर हमें पता है कि 60 mg पर DL तो बहुत बेस्ट शुगर लेवल है, तो दोबारा आईवी ग्लूकोज तो हम नहीं देने वाले हैं। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है टेक द नियोनेट्स टेम्परेचर एंड प्लेस हिम इन द रेडिएंट वार्मर। अब उसे रेडिएंट वार्मर में रखना हम तब करने वाले थे जब यहां पर हमें प्रेजेंटिंग सिम्टम के तौर पर कोई हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाए गए होते। यहां पर ट्रेमर्स आ रहे हैं, जिटरीनेस हो रहा है, यह हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है, यह हाइपोकैल्सीमिया का लक्षण है। इसलिए बच्चे को इमीडिएटली रेडिएंट वार्मर में रख देने से सिम्टम सही हो जाएंगे। यह हमारी प्रायोरिटी नहीं रहने वाली है। चौथा ऑप्शन है रीफीड द इन्फेंट टू कंटिन्यू टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह भी बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि जब हमें पता है कि बच्चे का शुगर लेवल नॉर्मल है तो जबरदस्ती उसे बार बार खाना खिलाकर उसका शुगर लेवल बढ़वाने की जरूरत नहीं है। जिटरीनेस का मतलब होता है इरिटेबल रहना, मतलब उसके हाथ इस प्रकार से कांपने लग जाना, इस प्रकार से मूवमेंट आना, दैट इज ट्रेमर्स, और इस प्रकार से कांपने लग जाना, दैट इज जिटरीनेस। क्लियर? तो यहां पर सही जवाब जो है वो ए सही है, और ये प्रेजेंटिंग सिम्टम बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया को सस्पेक्ट करवाते हैं। इसलिए हाइपोकैल्सीमिया को ठीक करने के लिए या उसका पता करने के लिए हम ब्लड कैल्शियम लेवल की जांच करवाने वाले हैं। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 to 60 mg पर DL होता है, याद रखना है। अब आपके लिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से पढ़ें और जवाब दें। When developing the initial plan of care for a neonate who was born at 41 weeks of gestation was diagnosed with meconium aspiration syndrome। ध्यान दें, डिलीवरी हुई है 41 वीक ऑफ गेस्टेशन पर और मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है एंड रिक्वायर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन। मीकोनियम एस्पिरेशन की वजह से वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर प्लान। अब नर्स इनमें से क्या करने वाली है उस पेशेंट की केयर करने के लिए?
पहले तो आपको दिमाग में पेशेंट की कंडीशन को क्लियर कर लेना है। 41 पे डिलीवरी हुई है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया है और उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेटर पे भी लगाया जा चुका है, और उस पेशेंट के लिए क्या केयर दी जानी चाहिए। क्लियर। पहला ऑप्शन है केयर ऑफ एन अम्बिलिकल कैनुला, दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन, तीसरा ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग एज सून एज पॉसिबल, और चौथा ऑप्शन है असेसमेंट फॉर सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर। कंडीशन सभी को समझ में आ गई होगी। अनार सिंह जाटव का जवाब है सी, सुभीता रनवा ए, अभिषेक जायसवाल जी का जवाब है डी, जीतू गर्ग जी का जवाब है ए, चारुल शर्मा डी, मतलब भांति भांति के जवाब आ रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज जी का जवाब है बी, मतलब ये क्वेश्चन में सभी प्रकार के आंसर आ रहे हैं बच्चों की तरफ से कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी डी। अब अगर आपने जवाब दे दिया हो तो सही जवाब के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ए, केयर ऑफ एन अम्बिलिकल कैनुला। ध्यान दें, 41 वीक पे डिलीवरी हुई थी, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हुआ था, बच्चा वेंटिलेटर पर जा रहा है, उसकी क्या केयर दी जानी चाहिए। मैंने ए सही जवाब क्यों दिया ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैंने बाकी एलिमिनेट क्यों कर दिए, वो गलत जवाब क्यों माने, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन। अब यहां पर फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार अल्ट्रासाउंड मशीन लगा के देख लेने से उसमें कंडीशन में सुधार भी नहीं आ जाएगा और न ही उसका वेंटिलेटर सपोर्ट बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बार बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करना ये तो कोई तुक वाला जवाब नहीं है, तो यहां पर बार बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करना ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्लियर। अब बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब बच्चे को ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। बच्चा पहले से मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, मतलब वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, बहुत ही हाई रिस्क वाली अवस्था में है। वहां पर इमीडिएटली ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर हम फीडिंग स्टार्ट नहीं करवाने वाले हैं। जब हाई रिस्क कंडीशन हो, जब मैकेनिकल वेंटिलेटर चल रहा हो, उस समय हम आईवी थेरेपीज को प्रेफरेंस देते हैं। इमीडिएटली ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर फीडिंग शुरू नहीं करवाने वाले हैं। इस दौरान हम आईवी फ्लूइड देते हैं, आईवी डेक्सट्रोज भी देने की जरूरत पड़े चला सकते हैं, लेकिन एज सून एज पॉसिबल ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर फीडिंग शुरू करना ये सही जवाब नहीं है। और ऑप्शन डी दिया गया है असेसमेंट फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वाले में या हाई रिस्क न्यूबॉर्न जो कि डिस्ट्रेस वाली अवस्था में होते हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है, उसे एक्सेसिव एनर्जी, बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसका जो ग्लूकोज स्टोर है, जो उसके ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाने की वजह से कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस शुगर के ज्यादा रहने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के लिए असेस करना बिल्कुल गलत जवाब है। तो करेक्ट आंसर जो बैठता है वो है केयर ऑफ एन अम्बिलिकल कैनुला। अब ये सही क्यों, वो भी समझें। जैसा कि हम पिछली बार जब हमने पीडियाट्रिक की क्लास ली थी ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव ही, तब हमने डिस्कस किया था कि जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं और अगर बच्चा हाई रिस्क न्यूबॉर्न हो, हाई रिस्क मतलब जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझ रहा है, ऐसे बच्चों में हम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के दौरान उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा छोड़ देते हैं। जहां पर एक नॉर्मल बच्चे में हम 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं, वहां एक हाई रिस्क बच्चे में हम 8 सेंटीमीटर तक अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई रखते हैं, ताकि उस हाई रिस्क वाले बच्चे में जब उसे अदर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, उसे फ्लूइड चढ़ाना पड़े, उसे ब्लड चढ़ाना पड़े, एंटीबायोटिक्स देनी पड़े, उन सभी दवाइयों को देने के लिए हम अम्बिलिकल वेन में कैनुला लगा देते हैं। तो यहां ऐसी कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो आपकी बेस्ट केयर तो यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द अम्बिलिकल कैनुला सिक्योर कर लें और उसकी केयर दी जाए। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट आंसर है ए, केयर ऑफ एन अम्बिलिकल कैनुला। क्यों कैनुला आंसर दिया, इसके बारे में याद रखें।
कि अम्बिलिकल कैनुला आंसर इसलिए दिया है क्योंकि बच्चा जो है वो कौन सी कंडीशन में है, इट इज ए हाई रिस्क न्यूबॉर्न। हाई रिस्क न्यूबॉर्न क्यों माना गया है, ड्यू टू द मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान दें क्वेश्चंस पर और सॉल्व करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल हड़बड़ाहट में जवाब न दें, सोच समझकर जवाब दें। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। ए प्री टर्म नियोनेट इज अनेबल टू ब्रेस्ट और बॉटल फीड। मतलब पहली बात तो यह लिख दी गई है कि बच्चा प्री टर्म है और वह ना तो ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है न ही बॉटल फीडिंग कर पा रहा है। अनेबल टू ब्रेस्ट फीड और बॉटल फीड। द फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर टू फीड द नियोनेट वाया एनजी ट्यूब। यह बात भी समझ में आ गई कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो फिजिशियन ने एनजी ट्यूब फीडिंग प्रिस्क्राइब कर दिया। When choosing an NG feeding tube for a neonate, अब हमें उस बच्चे के लिए NG tube feeding का सेलेक्ट करना है। The nurse should base the tube size on the neonates. The nurse should base the tube size on the neonate। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक बच्चा है जो कि प्री टर्म है, वह ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग दोनों नहीं ले पा रहा है, साथ ही साथ फिजिशियन ने एनजी ट्यूब से फीडिंग देने के लिए बोल दिया है। अब कौन से नंबर की एनजी ट्यूब लगाई जाए या आप किस बात को ध्यान में रखकर सोचेंगे। क्लियर। अब पहले मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि प्री टर्म नियोनेट या टर्म नियोनेट के अंदर हम लगभग 6 to 8 फ्रेंच की एनजी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। जवाब सभी देते रहे, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं। राजेश यादव जी का जवाब है सी, अभिषेक जायसवाल जी का भी जवाब है सी, कैलाश मीणा जी का जवाब है बी, मनीष बैरवा का जवाब है डी, चंचल मंडावत का जवाब है सी। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल प्री टर्म हो या टर्म हो, नियोनेट के लिए जो हम एनजी ट्यूब का साइज इस्तेमाल करते हैं वो होता है 6 to 8। 6 मतलब लाइट ग्रीन कलर की एनजी होती है और 8 मतलब ब्लू कलर की एनजी ट्यूब होती है। अब उस टर्म प्री टर्म बच्चे के लिए कौन सी साइज की एनजी ट्यूब लें, ये किस बात को देखकर हम सोचने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डिजीज प्रोसेस, मतलब बच्चे की बीमारी को देखकर हम ये अनुमान लगाएं कि उसे ट्यूब कौन से नंबर की लगानी है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है गेस्टेशनल एज, मतलब बच्चा प्रीटर्म है तो कितना प्रीटर्म है, 28 वीक का है कि 32 का है कि 35 का है, कितना प्रीटर्म है, उसकी गेस्टेशनल एज को देखकर हम अनुमान लगाएं कि उससे कौन सी ट्यूब सही रहेगी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि हम बच्चे की लंबाई को देखें कि बच्चा 50 सेंटीमीटर का पैदा हुआ है कि 47 का है कि 45 का है, कितने सेंटीमीटर का पैदा हुआ है वो देखकर हम ट्यूब सेलेक्ट करें। या चौथा वेट देखकर, मतलब उसका वजन कितना है, 2.5 किलो है कि 2 किलो है कि 3 किलो है, उसको देखकर हम एनजी ट्यूब का साइज सेलेक्ट करें। तो यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। एकता यादव जी का जवाब है गेस्टेशनल एज, गिरिराज टेलर जी का जवाब है डी, इरफान खान जी का जवाब है बी। बहुत बढ़िया, काफी सारे विविध प्रकार के जवाब आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपको क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना है। लगभग 90% नालायकों के जवाब अभी भी गलत हैं। यहां पर सबसे सही जवाब न तो बी है और न ही सी है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वेट। अब जिन नालायकों ने लेंथ आंसर दिया था, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि उन्होंने लेंथ तुक्का क्यों मारा या बहुत जल्दबाजी में उन्होंने लेंथ क्यों आंसर किया, क्योंकि सर एनजी ट्यूब लगाते हैं तो एनजी ट्यूब लगाते टाइम हम लंबाई ही तो नापते हैं कि कितनी ट्यूब चाहिएगी, यहां पर हमारा लेंथ बेटर आंसर होना चाहिए। तो नालायकों, हम लेंथ जो नापते हैं वह लेंथ हम ट्यूब का साइज सेलेक्ट करने के लिए नहीं नापते हैं, हम लेंथ नापते हैं कि उस ट्यूब को कितना अंदर तक इंसर्ट किया जाए, कि हम उसे 25 सेंटीमीटर पर रखें या 30 पे रखें या 35 पे रखें,
कितना अंदर इंसर्ट किया जाए, इसके लिए हम लंबाई नापते हैं कि कान से यहां तक और जिफिस्टर्नम तक लंबाई कैसी है। तो यहां लेंथ तो बिल्कुल गलत जवाब है कि बच्चे की लंबाई या एनजी ट्यूब की लंबाई भी हम नहीं नापते हैं, बिल्कुल ही गलत जवाब है। हम लेंथ तब नापते हैं जब हमें यह देखना हो कि हमें ट्यूब कितने सेंटीमीटर अंदर रखनी है, तब हम यहां पर लेंथ नापते हैं। वो भी बच्चे की पूरी लंबाई नहीं नापते हैं, हम यहां पर नाक से ईयर पिन्ना तक या मिडिस्टन आपका प्रोसेस तक और उसके बाद में जिफिस्टर्नम तक, उस प्रकार से हम मैस्टोइड प्रोसेस, ध्यान दें, नाक से मैस्टोइड प्रोसेस और फिर जिफिस्टर्नम तक इस प्रकार नापते हैं, वो बच्चे की लेंथ नहीं नापते हैं। दूसरा ऑप्शन है गेस्टेशनल एज। बच्चे की गेस्टेशनल एज 28 हो, 30 हो, 32 हो, 35 हो, उससे उसका साइज डिटरमाइन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि 4 अलग अलग बच्चे हैं, ध्यान से सुने, 4 अलग अलग बच्चे हैं, चारों 32 वीक पर ही डिलीवर हुए हैं। एक बच्चा 32 वीक पे लगभग 2.25 किलो का था, एक लगभग 2 किलो का था, एक 1.25 किलो ही रह गया और एक 1.5 किलो ही रह गया। क्या चारों 4 की गेस्टेशनल एज तो सेम है या नहीं है? चारों की गेस्टेशनल एज तो सेम है, लेकिन वजन चारों का अलग अलग है। तो क्या उन चारों के लिए गेस्टेशनल एज को देखकर सेम साइज की एनजी ट्यूब इस्तेमाल कर लेंगे? तो बिल्कुल गलत जवाब होगा कि हम उसकी गेस्टेशनल एज देखकर एनजी ट्यूब का साइज सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम बच्चे का वजन देखते हैं, उसका शारीरिक आकार कैसा है, कितने गॉज की एनजी ट्यूब उसके शरीर में जा पाएगी, उस आधार पर हम बच्चे के वजन के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। डिजीज प्रोसेस, बच्चे की बीमारी को देखकर हम अनुमान नहीं लगाते हैं कि उसे कौन सी एनजी ट्यूब लगनी चाहिए। तो यहां पर सबसे करेक्ट आंसर है कि जब भी हमें बच्चे में एनजी ट्यूब सेलेक्ट करनी होती है, हम बच्चे का वेट देखते हैं। अगर बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम देखने को मिलता है, अगर बच्चा एलबीडब्ल्यू देखने को मिलता है, तो हम सबसे छोटी साइज की एनजी ट्यूब इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी प्रतीत होता है, लगभग 2.5 किलो से अधिक वजन है, तो यहां पर 8 साइज का एनजी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के लॉजिकल सवाल जो होते हैं उनमें हड़बड़ाहट ना करें, पहले दिमाग लगाकर सोचें कि लंबाई से एनजी ट्यूब कैसे डिटरमाइन होगी, केवल बच्चे के वजन देखकर डिटरमाइन होती है। अब आपके लिए अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान से देखें। What behavior does the nurse anticipate while feeding a newborn with cornal atresia? बहुत ही वन लाइनर सवाल है, इस बार लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपको नहीं समझनी है, केवल वन लाइन का सवाल है कि which behavior does the nurse anticipate? Anticipate मतलब अनुमान लगा रही है कि कौन सा सिम्टम आ सकता है। Which behavior does the nurse anticipate while feeding a newborn with cornal atresia? अब 4 ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है चॉक्स ऑन द फीडिंग, दूसरा है हैज डिफिकल्टी स्वेलोविंग, तीसरा है डज नॉट अपीयर टू बी हंग्री, और चौथा है टेक्स अबाउट हाफ ऑफ द फीडिंग। मतलब सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है, कॉर्नल अट्रेशिया है। तो कॉर्नल अट्रेशिया के केस में हमें कौन सा लक्षण देखने को मिल सकता है? पहला है चॉकिंग, डिफिकल्टी स्वेलोविंग, डज नॉट अपीयर टू बी हंग्री एंड टेक्स अबाउट हाफ ऑफ द फीडिंग। तो इनका जवाब समझने से पहले सबसे पहले आप मीनिंग समझें कि कॉर्नल अट्रेशिया होता क्या है। कॉर्नल अट्रेशिया का मतलब होता है जो हमारा नाक का पिछला हिस्सा है जो जाकर नेजोफेरिंक्स में खुलता है। ध्यान दें, नाक का पिछला हिस्सा जो पीछे जाकर नेजोफेरिंक्स में खुलता है वह क्लोज्ड हो जाता है, वह बंद रह जाता है। इस कंडीशन को हम कॉर्नल अट्रेशिया बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें नेजोफेरिंक्स अंदर से बंद है, मतलब नाक से सांस लेंगे तो अंदर जा नहीं पाएगी, नाक बंद रहेगा आगे से, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्नल अट्रेशिया। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है? सही जवाब जो है वो है ए, चॉक्स ऑन द फीडिंग। सबसे पहले चॉकिंग का मतलब समझें। चॉकिंग का मतलब होता है जब फूड पार्टिकल एस्पिरेट करने की वजह से उसके ईसोफेगस में जाने की बजाय उसकी ट्रेकिया में चले जाते हैं
और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं चॉकिंग। ध्यान दें, चॉकिंग का मतलब समझें। चॉकिंग का मतलब होता है व्हेन द फूड पार्टिकल या एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इन द ट्रेकिया एंड कॉजेज पार्शियल टू कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, इट इज नोन एज चोकिंग। क्लियर। अब बात करते हैं कि अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं और पहला क्यों सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हैज डिफिकल्टी स्वेलोइंग, बच्चे को निगलने से संबंधित समस्या नहीं है। निगलने से संबंधित समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नेजोफेरिंक्स वाले एरिया में दिक्कत है, उसके ओरोफेरिंक्स में या ईसोफेगस में या एपिग्लोटिस वाले एरिया में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इसलिए यहां पर डिफिकल्टी स्वेलोइंग नहीं होगा। तो यहां नेजोफेरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्वेलोइंग में दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है डज नॉट अपीयर टू बी हंग्री, मतलब बच्चा भूखा ही नहीं होगा। अब भूखा क्यों नहीं होगा? उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी सिस्टम पूरा नॉर्मली काम कर रहा है, उसका स्टोमक, उसके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बच्चा भूखा भी होगा और उसे खाने की आवश्यकता भी महसूस होने वाली है, इसलिए यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है टेक्स अबाउट हाफ ऑफ द फीडिंग, बच्चा आधा खाना तो खा लेता है और आधा खाना छोड़ देता है। अब यह कंडीशन जो होती है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज वाले कंडीशन में बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं कि वे एक जगह बैठते ही नहीं हैं, उछल कूद करने लगते हैं, उनमें खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है कि आधा खाना खाएंगे और आधा छोड़ के भाग जाएंगे, तो यह कॉर्नल अट्रेशिया का सिम्टम नहीं है, यह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का सिम्टम है। तो यहां पर सही जवाब क्या है? चॉक्स ऑन द फीडिंग। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि नाक का अगला हिस्सा जो अंदर जाकर खुल रहा है वो बंद है, तो क्या ऐसा बच्चा नाक से श्वास ले पाएगा? तो जवाब होगा कि सर नाक से श्वास लेगा तो हवा तो अंदर जाएगी नहीं क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है। क्लियर। सिंपल मीनिंग यह है कि यह नोज की अगर स्ट्रक्चर है तो यहां आगे नेजोफेरिंक्स वाले एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजोफेरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो नाक से तो श्वास लेना संभव ही नहीं। तो ऐसा बच्चा क्या जीवित रह पाएगा? ऐसा बच्चा सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा? तो जवाब होना चाहिए सर सरवाइव तो कर सकता है, नाक से श्वास नहीं ले पा रहा है तो मुंह खोल के श्वास लेने वाला है, ओरल ब्रीदिंग करके ऐसा बच्चा सरवाइव कर सकता है। यहां पर महेंद्र राजपूत जी का जवाब है कि सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल गलत जवाब है। ऐसा बच्चा बिल्कुल सरवाइव कर सकता है क्योंकि बच्चे का नाक का रास्ता बंद है, बच्चा मुंह खोल के श्वास ले सकता है, ओरल ब्रीदिंग करके बच्चा सरवाइव कर सकता है। अब बात करते हैं ये बच्चा कॉर्नल अट्रेशिया वाला केवल और केवल ओरल ब्रीदिंग पर ही सरवाइव कर रहा है, नाक से तो बिल्कुल श्वास नहीं आ रही है, और अगर ऐसे बच्चे को हम फीडिंग करवाने लगेंगे तो क्या होगा? क्या फीडिंग के दौरान ही बच्चा बीच में इनहेल करेगा? क्या बीच में ही श्वास लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करने वाला है। और फीडिंग के दौरान ही बीच में अगर श्वास के बीच में ही फीडिंग के दौरान इनहेल करता है तो फूड पार्टिकल उसके लंग्स में पहुंच सकते हैं और फूड पार्टिकल ट्रेकिया में पहुंचकर रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कि चोकिंग होने की संभावना होती है। अब यहां पर चारुल शर्मा जी का क्वेश्चन ये है कि सर कब तक ओरल ब्रीदिंग करता रहेगा, क्या कोई इलाज नहीं है? तो यहां पर हमने इलाज का डिस्कशन नहीं किया, ये कंडीशन जो है उसमें क्या होगा ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, इलाज के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। इलाज के दौरान हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके उस नेजोफेरिंक्स वाले ऑब्स्ट्रक्शन में जो बीच में मेम्ब्रेन अटक रही है उस रास्ते को खोल देते हैं, जिससे बच्चा नॉर्मली नेजल ब्रीदिंग करने लगता है। तो यहां पर ध्यान दें कि अगर ओरल ब्रीदिंग कर रहा है, इलाज नहीं दिया गया है, उस समय क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है? तो यहां पर जवाब है चॉक्स ऑन द फीडिंग। तो ए जवाब बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट that a neonate delivered at 34 weeks of gestation who is currently in an isolati, ध्यान दें 34 वीक पर डिलीवरी हुई है और करंटली वह आइसोलेटी में है विथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। अब यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं इससे पहले आइसोलेटी का मतलब समझ लें। आइसोलेटी एक
क्लोज्ड डिवाइस है जिसे हम आम भाषा में इनक्यूबेटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो यहां पर बच्चा इनक्यूबेटर में है क्योंकि बच्चा प्री टर्म है। इतना तो पता होगा कि प्री टर्म बच्चे को इनक्यूबेटर में रखते हैं, उसी का यहां पर नाम आइसोलेटेड लिखा गया है। विथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन भी ले रहा है, एंड रिसीविंग इंट्रावीनस फ्लूइड, ध्यान दें ऑक्सीजन भी चल रही है, इंक्यूबेटर में भी रखा हुआ है और आईवी फ्लूइड भी चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा सिम्टम यह दर्शाता है कि बच्चे ने ओवर हाइड्रेशन में चला गया है? ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अलर्ट द नर्स, निम्न में से कौन सा सिम्टम नर्स को अलर्ट करता है कि एक ऐसा बच्चा जो 34 वीक पर डिलीवर हुआ है वह इनक्यूबेटर में रखा गया है, जो कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी भी ले रहा है और आईवी फ्लूइड थेरेपी भी चल रही है, और उस बच्चे में अगर ओवर हाइड्रेशन हो गया तो हमें कैसे पता लगेगा या नर्स को कैसे पता लगेगा? तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहां वर्षा वर्मा जी का जवाब है डी, महेंद्र राजपूत जी का जवाब है ए, तमराज किलविश जी का जवाब है डी, कमल कौर डी, महेंद्र राजपूत ए। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, यहां पर भी वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहा है, किसी का बी है, किसी का ए, सी, डी, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें, हमें सस्पेक्ट क्या करना है? हमें ओवर हाइड्रेशन के सिम्टम ढूंढने। ओवर हाइड्रेशन का मतलब आईवी फ्लूइड्स ज्यादा चढ़ गए हों, ज्यादा लगा दिया क्या होगा? हाइपर वोलेमिया हो जाएगा। हाइपर वोलेमिया में क्या सिम्टम दिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा गया है हाइपर नेट्रीमिया, मतलब सीरम सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाना। क्या ज्यादा आईवी फ्लूइड चढ़ा देने से, ओवर हाइड्रेशन हो जाने से हाइपर नेट्रीमिया होगा? यहां पर पूनम साहू जी का जवाब है ए, भरत का भी जवाब है ए, तो नालायको ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि अगर एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड चढ़ाया जाए तो उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट सोडियम जो है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, या पानी ज्यादा मिलने से वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो यहां पर जवाब यही होगा कि अगर बच्चा ओवर हाइड्रेशन में जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड चढ़ा देंगे, तो ऐसे बच्चे में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो इसलिए पहला जवाब तो बिल्कुल ही गलत है। क्या देखने को मिलेगा? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, मतलब बहुत ज्यादा पानी चढ़ गया जिस वजह से उसके अंदर सीरम सोडियम कंसंट्रेशन कम हो गई। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है पॉलीसाइथीमिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, पॉलीसाइथीमिया हो गया है। यह भी बिल्कुल गलत जवाब है। आपने ब्लड नहीं चढ़ाया है, आपने फ्लूइड चढ़ाया है। अगर आपने फ्लूइड चढ़ाया है, वो अगर वेसल्स में गया है तो वह खून को गाढ़ा कर देगा कि खून को पतला कर देगा, तो खून पतला हो जाएगा, तो वहां पर पॉलीसाइथीमिया देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है हेमेटोक्रीट लेवल कम देखने को मिले, आरबीसी कंसंट्रेशन कम देखने को मिले, पॉलीसाइथीमिया तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा ऑप्शन लिखा गया है हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपो का मतलब कम, प्रोटीनीमिया का मतलब प्रोटीन लेवल इन द ब्लड। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर जवाब होगा कि सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सी जवाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी हम सेम बात करने वाले हैं। यहां फ्लूइड चढ़ा देने से बच्चे के शरीर से प्रोटीन की मात्रा कम नहीं हुई है। उसके शरीर में अगर पहले 6 ग्राम प्रोटीन था तो अभी भी 6 ग्राम ही है। तो फिर हाइपोप्रोटीनीमिया क्यों? ब्लड के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम क्यों? तो यहां पर जवाब होगा सर अगर हमने एक्सेसिव फ्लूइड चढ़ाया है तो फ्लूइड जाकर खून को पतला कर देगा, उसमें प्रेजेंट प्रोटीन जो है उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो हाइपोप्रोटीनीमिया बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन लिखा गया है इंक्रीज द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ध्यान दें, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। अब आप ये सोचें कि आपको गाढ़ा और बिल्कुल पीले रंग का यूरिन कब आता है? गाढ़ा यूरिन तब आता है जब हमारे शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए। पानी की कमी हो जाने पर जीएफआर कम होने लगती है और हम बहुत कम मात्रा में बहुत गाढ़ा यूरिन पास करते हैं, जिसे हम इंक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर बच्चे में पानी की कमी नहीं है, पानी ज्यादा हो गया है
ओवर हाइड्रेशन की स्थिति में कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा कि डाइल्यूटेड यूरिन आएगा? तो जवाब यही होगा, डाइल्यूटेड यूरिन आएगा। तो डाइल्यूटेड यूरिन की यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी? तो जवाब होना चाहिए था कम होगी। ऑप्शन दिया गया है बढ़ेगी, तो यह भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन में सबसे करेक्ट आंसर है हाइपोप्रोटीनीमिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दें। आफ्टर टीचिंग ए प्राइमीपेरस क्लाइंट हु यूज्ड कोकीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान दें, आप प्राइमीपेरा क्लाइंट को असेस कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कोकीन का इस्तेमाल कर रही है। हु यूज्ड कोकीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, about possible gastrointestinal sign and symptoms in her neonate, which of the following is stated by the mother as common indicates effective teaching? सवाल क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से समझें। सवाल ये कहना चाह रहा है कि प्राइमीपेरस वुमन है, पहली प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान उसने कोकीन मतलब ड्रग एब्यूज किया है, कोकीन नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया है। अब डिलीवरी के बाद में उसके बच्चे में कौन से जीआईटी के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, इस बारे में हमें टीचिंग देनी है। तो निम्न में से कौन सा सिम्टम अगर मदर बताती है कि ये मेरे बच्चे में होने वाला है, तो हमारी टीचिंग को सही दर्शाता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है हाइपोटोनिया, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, तीसरा है वॉमिटिंग और चौथा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन समझाऊं तो यही है कि मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान कोकीन लिया था, तो उसके बच्चे में जीआईटी का कौन सा सिम्टम दिखाई देगा? ऑप्शन ए है हाइपोटोनिया, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिपेशन, तीसरा है वॉमिटिंग और चौथा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यहां पर संजीव प्रजापति जी का जवाब है बी, मतलब कॉन्स्टिपेशन होने वाला है। दिलखुश वैरागी जी का जवाब है सी, मतलब वॉमिटिंग होने वाली है। दीपक महावर जी का जवाब है बी, विष्णु चौधरी जी सी। तो कई सारे अलग अलग बी और सी में कंफ्यूजन वाले आंसर्स आ रहे हैं, कुछ का जवाब डी भी है। तो यहां सही जवाब के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया बिल्कुल ही इनकरेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान कोकीन का इस्तेमाल किया है तो बच्चे के अंदर किस प्रकार के सिम्टम आने वाले हैं? डिलीवरी होते ही कोकीन का यूज बंद हो जाने की वजह से, कोकीन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से बच्चे में कोकीन विड्रॉल वाले सिम्टम आने वाले हैं। और कोकीन विड्रॉल सिम्टम में बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, उसमें हाइपरटोनिया देखने को मिलता है, हाइपोटोनिया देखने को नहीं मिलता। तो ध्यान दें, हाइपोटोनिया इज इनकरेक्ट, हाइपरटोनिया होता है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जवाब दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द विड्रॉल सिम्टम इन केस ऑफ कोकीन डिपेंडेंसी। अगर मदर ने कोकीन का यूज किया है तो उसके बच्चे में कोकीन विड्रॉल सिम्टम के तौर पर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इन दिस पेशेंट ड्यू टू एक्सेसिव इरिटेबिलिटी डायरिया अकर्स। ध्यान दें, कोकीन विड्रॉल सिम्टम कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, डायरिया होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वॉमिटिंग, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। जनरली द साइन एंड सिम्टम ऑफ कोकीन विड्रॉल इज द नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, सीजर्स, ये सभी विड्रॉल सिम्टम होते हैं। ध्यान दें, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, सीजर्स, ट्रेमर्स, ये सभी सिम्टम होते हैं। तो वॉमिटिंग बिल्कुल सही जवाब है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी नहीं होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉन्स्टिपेशन के केस में या फिर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के केस में, ऐसी जब जीआईटी के डिसऑर्डर होते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, तो ऐसे केस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। कोकीन विड्रॉल के ये सिम्टम होते हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर है दैट इज द वॉमिटिंग। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो ये अगला
और आखिरी क्वेश्चन है आप सभी के लिए आज के हमारे लाइव सेशन का, तो ध्यान दें और आंसर करने की कोशिश करें। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 3 month old infant who is diagnosed with congenital hypothyroidism। यहां पर समझें, पहला वाक्य लिखा है कि 3 महीने का बच्चा है जिसे कि कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुआ है। What should the parents be told to the probable effect on the infant's future if treatment is not begun immediately? सिंपल सवाल ये पूछा गया है कि 3 महीने का बच्चा है, अगर इस बच्चे में कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुआ है तो उस बच्चे में आप माता पिता को क्या बताएंगे कि अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं दिया गया तो भविष्य में बच्चे के साथ में क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है मिक्सेडिमा, दूसरा लिखा है थायरोटॉक्सिकोसिस, तीसरा लिखा है स्पास्टिक पैरालिसिस और चौथा लिखा है मेंटल रिटार्डेशन। बहुत ही बढ़िया, पिंटू प्रजापति जी का जवाब डी आ रहा है, पूजा शर्मा जी डी, रामनिवास जाट डी, मतलब मैक्सिमम लोगों का जवाब डी है। इसमें एक नालायक आशा चौधरी जी का जवाब ए है जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहां पर सही जवाब की बात करते हैं। कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्स्ड एडिमा नहीं होता है। द मिक्स्ड एडिमा इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन द एडल्ट। एडल्ट व्यक्तियों के अंदर जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उनके अंदर फेशियल एडिमा, वेट गेन जैसे अदर सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसे मिक्स्ड एडिमा कहते हैं। ये मिक्स्ड एडिमा एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, इस 3 महीने के बच्चे में इन्फेंटाइल एज में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा लिखा है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है T3 T4 का एक्सेसिव मात्रा में सिक्रीशन, जो कि हमारे कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब तो होता है उसके अंदर T3 T4 का लेवल कम हो जाना, जबकि यहां पर थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है T3 T4 बढ़ना। तो यहां पर थायरोटॉक्सिकोसिस तो इस बच्चे में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब मसल्स पैरालाइज्ड भी हैं और साथ ही साथ मसल स्पाज्म, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं। ऐसा हमें सेरेब्रल पाल्सी के मरीजों में देखने को मिलता है, ऐसा हमें हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज में देखने को नहीं मिलता है। और चौथा ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। और करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि T3 और T4 जो हार्मोन है, T3 और T4 हार्मोन एक बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रेन की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, वहां पर ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वहां T3 और T4 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इन्फेंटाइल एज में ब्रेन का डेवलपमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। अगर T3 और T4 का लेवल लगातार कम रहा, ट्रीटमेंट चालू नहीं किया गया, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिससे आने वाले समय में बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना है, जो कि लगभग सभी लोगों का सही जवाब था। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और लॉजिक्स भी समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और किस प्रकार से सही जवाब को चुनना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद।